प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि पिछले 20 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा होगी। यह यात्रा उनके कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हो रही है, जो 15 से 17 जून के बीच आयोजित होगा। भारत से अब तक केवल 2 प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में और इंदिरा गांधी ने 1983 में। ऐसे में यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे का समय भी बहुत अहम है क्योंकि साइप्रस अगले साल यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभालने वाला है और इधर तुर्की से इसके संबंध अभी भी तनावपूर्ण हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत और तुर्की के बीच भी इन दिनों रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक रणनीतिक चाल मानी जा रही है, जिससे भारत साइप्रस को अपना समर्थन दिखाना चाहता है और साथ ही तुर्की को यह स्पष्ट संकेत देना चाहता है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने की कीमत तुर्की को चुकानी पड़ेगी। भारत और साइप्रस के बीच दोस्ताना और सहयोगपूर्ण संबंध 1960 के दशक से है। 1960 में जब साइप्रस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाई तो भारत उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। 1962 में दोनों देश के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए और सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। साइप्रस ने हमेशा भारत के कश्मीर पर रुख और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयासों का समर्थन किया है। वहीं भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुलकर समर्थन किया है, खासकर 1974 में तुर्की द्वारा उत्तरी साइप्रस पर हमले के बाद। और यही मूल कारण है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। बहरहाल भारत और साइप्रस के बीच उच्च स्तरीय दौरे, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा, रक्षा और व्यापार में सहयोग होता रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी साइप्रस भारत के लिए यूरोप में निवेश का एक प्रवेश द्वार रहा है। भारतीय कंपनियां शिपिंग, पर्यटन और IT जैसे क्षेत्रों में यहाँ अवसर तलाश रही हैं। दोनों देश मिलकर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं, जो भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। जहां तक बात रही साइप्रस और तुर्की विवाद की, तो साइप्रस और तुर्की के बीच विवाद दुनिया के सबसे पुराने और जटिल राजनीतिक झगड़ों में से एक है। 1960 में जब साइप्रस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाई तो एक ऐसा गणराज्य बना जिसमें ग्रीक और तुर्की साइप्रियोट दोनों को जगह दी गई, लेकिन दोनों समुदायों की सोच अलग थी। ग्रीक साइप्रियोट चाहते थे कि साइप्रस यूनान में मिल जाए, जबकि तुर्की साइप्रियोट अलग होने या अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। ग्रीक साइप्रियोट और तुर्की साइप्रियोट साइप्रस की 2 प्रमुख जातीय समुदाय है, जिनकी सांस्कृतिक पहचानें उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक मूल से अलग अलग रूप में विकसित हुई है। ग्रीक साइप्रियोट मुख्य रूप से यूनानी वंशज होते हैं, जबकि तुर्की साइप्रियोट ओटोमन तुर्कों और अनातोलियन से आए प्रवासियों के वंशज माने जाते हैं। 1974 में साइप्रस में संकट और गहरा गया जब ग्रीस समर्थित सेना ने साइप्रस में तख्ता पलटकर उसे ग्रीस में मिलाने की कोशिश की। इसके जवाब में तुर्की ने तुर्की साइप्रियोट की सुरक्षा के नाम पर उत्तरी साइप्रस में अपनी सेना भेज दी। 2 हमलों के बाद तुर्की ने साइप्रस के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस कार्रवाई के बाद करीबन 1.5 लाख ग्रीक साइप्रियटों को उत्तर से भागना पड़ा और लगभग 60,000 तुर्की साइप्रियटों ने दक्षिण से उत्तर की ओर पलायन किया। संयुक्त राष्ट्र ने जल्दी ही एक ग्रीन लाइन नाम का बफर जोन बनाया, जो आज भी राजधानी निकोसिया सहित पूरे द्वीप को 2 भागों में बांटता है। संयुक्त राष्ट्र बफर जोन एक डीमिलिटराइज्ड क्षेत्र है, जिसे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में टिलिरिया की लड़ाई के बाद किया गया था। और 1974 में जब तुर्की ने साइप्रस पर आक्रमण किया और द्वीप का वास्तविक रूप से विभाजन हो गया, तब फिर से इस बफर जोन का विस्तार किया गया। यह विभाजन रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और उत्तरी भाग में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हुआ। यह जोन, जिसे ग्रीन लाइन के नाम से भी जाना जाता है, 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बाद 1983 में उत्तरी साइप्रस ने खुद को एक अलग तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस घोषित कर दिया, जिसे आज तक केवल तुर्की ही मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ सहित पूरी दुनिया आज भी केवल रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को ही मान्यता देती है। तुर्की की सैन्य मौजूदगी वाले क्षेत्र को अवैध कब्जा
माना जाता है। 1974 के आक्रमण और 1983 की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक स्थिति आज भी विवाद का विषय बनी हुई है, जहां तुर्की साइप्रियटों के उत्तर और ग्रीक साइप्रियटों के दक्षिण के बीच संयुक्त राष्ट्र का बफर जोन स्थित है। सालों से संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता के तहत द्वीप को फिर से एक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साझा शासन, संपत्ति के अधिकार और तुर्की सैनिकों की मौजूदगी जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है। हाल ही में इस विवाद में गैस खोज ने और भी तनाव बढ़ा दिया है। साइप्रस ने भूमध्य सागर में गैस संसाधनों की खोज के लिए कई देशों से समझौते किए हैं, जिन पर तुर्की को आपत्ति है। तुर्की का कहना है कि तुर्की साइप्रियटों को भी इन संसाधनों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके चलते समुद्र में कई बार दोनों देशों के जहाज के बीच टकराव की नौबत भी आ चुकी है। ग्रीस साइप्रियट एक संयुक्त संघीय देश चाहते हैं, जबकि तुर्की और तुर्की साइप्रियट अब दो अलग देशों की मांग कर रहे हैं। और यही कारण है कि पीएम मोदी की यह यात्रा कई मायनों में बेहद अहम है। एक और यह साइप्रस को भारत का मजबूत समर्थन दिखाती है, वहीं दूसरी ओर तुर्की को एक स्पष्ट संदेश भी देती है, जो कश्मीर मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान का साथ देता रहा है। इतना ही नहीं, साइप्रस का यूरोपीय संघ की अगली अध्यक्षता संभालना भारत के लिए यूरोप में अपने हितों को मजबूत करने का अवसर हो सकता है, चाहे वह व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे हों। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर में साइप्रस एक अहम कड़ी है। इस परियोजना में भारत को यूरोप तक अपना व्यापारिक दायरा बढ़ाने में साइप्रस से मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, साइप्रस के साथ नजदीकी से भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। और सबसे अहम बात कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा तुर्की और बाकी दुनिया के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने पुराने मित्रों के साथ खड़ा रहता है और बदलते वैश्विक समीकरणों में वे अपने शर्तों पर निर्णायक कदम उठाने से नहीं हिचकता। साइप्रस के लिए भारत का यह समर्थन तुर्की के दबाव के मुकाबले एक संतुलन प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति को मजबूत बनाता है।